हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिसीज, हिंदी में जिसे हम बीमारी कहते हैं। ये बीमारी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें साइंस से क्वेश्चन आता है या मैं कहूँ साइंस आती है, तो उसमें बायो से डिसीज का टॉपिक जो है वो आपको किसी ना किसी रूप में मिलेगा ही मिलेगा। डिसीज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं बीमारियों के बारे में। आज हम जानते हैं कि बीमारियां कौन कौन सी है, किन किन तरीके की होती हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आपको मानव रोग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देती हूँ कि जो रोग होते हैं, पहली बात तो ये होते क्या है, ये बीमारियां क्या होती हैं। तो जैसा कि अभी आप बैठे होंगे, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इसका मतलब हम टोटली फिट एंड फाइन है, हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। अब मान लो जैसे मुझे पढ़ाते पढ़ाते इसी के कारण अचानक से सर दुखने लगे, या मेरा आधा हिस्सा सर का बहुत तेज दुखने लगे जिसके कारण मैं खड़ी भी ना रह पाऊं, या आप बैठे हुए हैं और आपका अचानक से आपका सर दुखने लग गया, आपको माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाए, या शरीर के किसी भी भाग में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो एक बीमारी का रूप होता है। मतलब वो एक तरीके की क्या होती है, बीमारी। हमें कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम टोटली फिट एंड फाइन है, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो इंटरनली आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, चाहे आपका एक पैर बहुत तेजी से दुख रहा है, आपका घुटना बहुत तेजी से दुख रहा है, मान लीजिए कि आप गिर गए हैं, आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक बीमारी के रूप में होती हैं। बीमारियां केवल सर्दी खांसी बुखार नहीं होती हैं, या बीमारियां केवल कैंसर, या मैं कहूँ ब्लड कैंसर, या मैं कहूँ रेबीज हो गया, है ना, वायरस से डिसीजेस, मतलब बीमारियां तो खैर बहुत सारी होती हैं, बट हम कहें कुछ बीमारियां, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आज की क्लास में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि किन किन रूप में बीमारियां हो सकती हैं, या मैं कहूँ बीमारियों के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज तो हम ये जानते हैं कि रोग क्या कहलाता है। तो शरीर के किसी अंग के ठीक से कार्य न करने की स्थिति ही क्या कहलाती है, रोग। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा सर दुख रहा होगा तो मैं आपको ठीक से पढ़ा नहीं पाऊंगी। अगर मुझे माइग्रेन है, जैसे मुझे माइग्रेन है और ऐसा होता है कि अगर माइग्रेन है तो फिर मैं क्या, कोई भी व्यक्ति, आप पढ़ना भी चाहोगे तो भी नहीं पढ़ पाओगे, कुछ इस तरीके की तकलीफ होती है। तो ऐसी कई सारी चीजें हमारे शरीर में जब होंगी तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। किस शरीर के किसी भी अंग के ठीक से कार्य न करने के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, कोई रोग यानी कि बीमारी। तो बीमारियों के कौन कौन से कारण होते हैं, सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजिकल फैक्टर। मतलब मैं आपको बेसिकली यहाँ पर ये बता रही हूँ कि केवल सर्दी खांसी, या मैं कहूँ बुखार, या मैं कहूँ वायरस ही एक तरीके से बीमारी का कारण नहीं होता है। बीमारी के इतने सारे कारण होते हैं, कुछ बीमारियां जन्म से ही हमें होती हैं, तो वो सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में जानते हैं कि जैविक कारक होता है। कौन सा कारक होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जैविक कारक होता है जिसमें किन किन तरीके की बीमारियां होती हैं। तो बैक्टीरिया से डिसीजेस होती हैं, वायरस से डिसीजेस होती हैं, फंगी से डिसीजेस होती हैं, या मैं कहूँ कृमि से डिसीजेस होती हैं, प्रोटोजोआ की डिसीजेस होती हैं। तो जीवाणु, विषाणु हो गया, कवक हो गया, कृमि हो गए, है ना, या इसके अलावा प्रोटोजोआ, इनके कारण होने वाली बीमारियां ही क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल फैक्टर। मैं लास्ट में इनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट ओवरऑल पढ़ाऊंगी तो मैं पूरा ही। नेक्स्ट है केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री, इसको तो कट कर देना, केमिकल फैक्टर होगा एक्चुअली वो, जिसे हम रासायनिक कारक बोलते हैं। अब रासायनिक कारकों में क्या क्या हो सकता है, अमोनिया के कारण बीमारी होती है, यूरिया के कारण बीमारी होती है, यूरिक अम्ल के कारण बीमारी होती है। तो इन चीजों के कारण होने वाली बीमारी क्या कहलाती है, तो ये होती है हमारी केमिकल फैक्टर। रासायनिक कारक जिसे हम बोलते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो उनमें ये सारी चीजें आती हैं। जैसे यूरिया से कई सारी बीमारियां होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमें यूरेथ्रा वाले सेक्शन में जलन होने लगती है, ईचिंग होने लगती है, वो गंदगी के कारण भी होता है, या यूरिन को होल्ड करके रखने के कारण भी होता है। अमोनिया हमारे शरीर में बहुत देर तक नहीं रह सकता है क्योंकि वो एक विषैला पदार्थ होता है। यूरिया जल्दी से अमोनिया जल्दी से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, बाइलजूस की हेल्प से, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। लेकिन अगर वो आपके शरीर में बहुत देर तक है, आप यूरिन होल्ड करके रखोगे, तो इसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, अमोनिया पर, और आप यूरिन बहुत समय तक होल्ड करके नहीं रख सकते, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां होती हैं। क्लियर।
तो ये हो गए केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं? तापमान। कई बार तापमान के कारण भी बीमारियां होती हैं। जैसे हम एक ऐसे रूम में है जहां का टेम्परेचर एसी चल रहा है तो फिर बहुत सही है, मतलब हमें गर्मी तो नहीं लग रही होगी। हमारे शरीर का तापमान एसी के कारण कैसा होगा? अगर एसी हमने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखा है तो कोई बिल्कुल मीडियम पे करके रखा होगा किसी ने कि हाँ नॉर्मल जो है हमें हवा लग रही है। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एसी जो है बहुत कम टेम्परेचर पे रखना होता है ताकि जो हमें ठंडी है, जो ठंडा है वो थोड़ा ज्यादा लगे, मतलब हमें गर्मी ना लगे, तो जिसके कारण पूरा रूम भी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अब मान लीजिए कि आप थोड़ी देर बाद रूम के बाहर निकले, आप पहले एक ऐसे कमरे में थे जहां एसी चल रहा था, बहुत ठंडा माहौल था, फिर आप एसी से बाहर निकले, आप ऐसी जगह पर बाहर निकले जहां पर एक सामान्य तापमान था, फिर आप बिल्कुल रोड पर चले गए, बाहर ही चले गए, तो वहां पर हमने क्या देखा कि वहां पर तो धूप निकली हुई है। तो बिल्कुल ठंडे से नॉर्मल में आना और नॉर्मल से बिल्कुल गर्म में जाना, जो शरीर का तापमान है वो भी धीरे धीरे करके क्या होता है? चेंज होता है, जिसके कारण भी कई सारी बीमारियां होती हैं। हमने देखा है कई बार बारिश होती है, फिर धूप आ जाती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप आ जाती है, मतलब जो मौसम है वो पहले ठंडा फिर गर्म, ठंडा गर्म, जिसके कारण कई सारी बीमारियां होती हैं। तो उनके कारण होने वाली बीमारियां ही क्या होती हैं? भौतिक बीमारियां, मतलब भौतिक कारक के कारण भी होती हैं कई सारी बीमारियां। आर्द्रता की अगर मैं बात करूं, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता के कारण भी व्यक्ति जो है बीमार होता है। नेक्स्ट है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक में क्या होगा? अचानक से जैसे मोच लगना, जख्म हो गया, फ्रैक्चर हो गया, इनके कारण होने वाली जो डिसीजेस होंगी वो क्या कहलाती हैं? यांत्रिक कारक। मतलब ये यांत्रिक कारक होते हैं जिनके कारण बीमारियां होती हैं, है ना। मोच भी एक बीमारी है, कोई हमें चोट लग गई है, कोई जख्म है और वो भर ही नहीं रहा है, तो वो भी एक बीमारी ही हुई, और वो बीमारी कोई दूसरी बीमारी को भी जन्म दे सकती है। फ्रैक्चर है, हम कहीं पे गाड़ी चला रहे थे, गिर गए, हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, हम जीनों से उतर रहे थे तो हम गिर गए, लग गई, पैर फ्रैक्चर हो गया या हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये सब एक बीमारी है। नेक्स्ट है उसके बाद हीनता जन्यता, डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर में कई सारी चीजें ना खाने के कारण भी हमें बीमारियां होती हैं। जैसे हमें खनिज की कमी से बीमारियां होती हैं, हमें मिनरल्स लेना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं, लेकिन जितना लेना चाहिए उतना तो लेना ही चाहिए। विटामिन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये नहीं लेते हो तो भी आपको बीमारी होगी। प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हो तो भी आपको बीमारी होगी, और हार्मोन की कमी से भी आपके शरीर में क्या होती हैं? बीमारियां होती हैं। सो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट ना पढ़ाकर कुछ बेसिक चीजें बता रही थी कि पहली बात तो रोग क्या होता है, बीमारी क्या होती है। तो शरीर का कोई भी अंग अगर ठीक से काम नहीं करेगा, चाहे वो लीवर हो, चाहे वो आपकी किडनी हो, चाहे वो आपके लंग्स हो, चाहे आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना, अगर वो ठीक से काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो एक बीमारी को जन्म दे रहा है। और वो हमें ना कहीं हमें खुद से फील होने लगता है, हम बीमार होते हैं ना तो हमें पता चलने लगता है कि नहीं मेरी बॉडी में चेंजेस तो आ रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियां हमें शुरू में पता नहीं चलती हैं, जब वो बहुत बढ़ जाती हैं तब पता चलती है, और ऐसी कई बीमारियां हैं, उनमें से कैंसर सबसे ऊपर है ना। और छोटी में बोलूंगी तो आप अपेंडिक्स भी बोल सकते हो, स्टोन भी बोल सकते हो, तो ये कुछ बीमारियां होती हैं। वैसे तो कई बीमारियां, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ कि कई बार हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाता है कि ये हमें है ही, लेकिन यस एक समय के बाद वो ऐसा विकराल रूप ले लेता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि ये हमारे शरीर के अंदर चल रही थी चीजें और हमें पता भी नहीं चला। सो ये होती हैं बीमारियां, है ना। तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ के कारण ही बीमारी होती है, नहीं भाई, इतने कारण भी होते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ इस चार्ट से। डिसीज यानी बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जन्मजात बीमारियां भी होती हैं। कौन सी बीमारियां भी होती हैं? तो जन्मजात बीमारियां भी होती हैं, मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब हमारा जन्म होता है ना तभी से ये हमारे शरीर में रहती हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के कारण नहीं होती हैं, या कोई वायरस आ गया उसके कारण नहीं होती हैं, प्रोटोजोआ, फंगी, इनके कारण नहीं होती, ना टेम्परेचर ना ह्यूमिडिटी, ये कोई कारण नहीं होते हैं। बल्कि कारण क्या होता है, जब से हमारा जन्म हो तभी से ये रहती है। जैसे आपने देखा होगा किसी किसी के होठ जो रहते हैं वो कटे रहते हैं, तो होठों का कटना इसमें सबसे पहले आ जाएगा। होठ का कटना या फटना, होठ का कटना, किसी किसी के होठ नहीं आपने देखे हैं कुछ साइड से ऐसे कटे हुए से रहते हैं, तो वो अलग ही समझ में आ जाता है, वो एक जन्मजात बीमारी होती है। या पैरों का फिरा होना, या फिर पैरों का फिरा होना, पैरों का फिरा होना। आपने देखा होगा किसी किसी के पैर थोड़े से मुड़े रहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने अभी देखा था, 15 दिन पहले एक बेबी ने जन्म लिया था, उसके पैर थोड़े से फिरे हुए थे।
एक्चुअली जन्म के पहले ही जब सोनोग्राफी हुई थी तो आई थिंक 4 या 5th मंथ में ही पता चल गया था कि उस बच्चे के पैर फिरे हुए हैं, और इवन डॉक्टर ने ये तक बता दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, क्योंकि 1 साल में तो क्या बच्चा वैसे ही खड़ा होना स्टार्ट करता है। तो बस डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि 2 साल 3 साल बाद ये चीजें नॉर्मल होंगी। अब पैर ज्यादा फिरा है तो दिक्कत है, थोड़ा बहुत फिरा है तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में बच्चा ठीक हो सकता है, लेकिन ज्यादा फिरा हुआ है ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर वो ठीक नहीं हो पाता, फिर वो लंबा टाइम लगता है। तो ये कैसी होती है, जन्मजात बीमारियां होती हैं। तो हमने सबसे पहले देखा जन्मजात बीमारियों में क्या आएगा, फिर हम देखते हैं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अर्जित होती हैं। जो कैसी होती हैं, अर्जित होती हैं, एक्वायर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्जित, मतलब ये समय के साथ अर्जित होती है। अब ये दो तरीके की होती है, एक कम्युनिकेबल होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल होती है। मतलब एक संक्रामक रोग होगा और एक असंक्रामक रोग होगा। एक क्या बोला है मैंने, संक्रामक रोग होगा, और एक कौन सा रोग होगा, असंक्रामक। एक होगा संक्रामक रोग और एक क्या होगा, असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग में कौन कौन सी बीमारियां होंगी जो एक से दूसरे में जा सकती हैं, तो इसमें बैक्टीरियल डिसीज होंगी, इसमें वायरल डिसीज होंगी, इसमें फंगल डिसीजेस होंगी और इसमें प्रोटोजोअन डिसीजेस होंगी। मतलब इसमें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां आएंगी और इसमें प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होंगी, फंगी से होने वाली बीमारियां होंगी, वायरस से होने वाले डिसीजेस ही क्या कहलाती है, एक संक्रामक रोग, जहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी इजीली स्प्रेड हो सकती है, जा सकती है। अब ये नॉन कम्युनिकेबल असंक्रामक क्या होता है, जो एक से दूसरे में नहीं जा सकता। जैसे किसी को कैंसर है, अगर वो व्यक्ति, अगर हम उसके साथ बैठे हुए हैं तो हमें भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर किसी तरीके का कोई संक्रामक रोग नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल होता है। एलर्जी, ध्यान से सुनिएगा, एलर्जी की अगर मैं बारे में बात करूं, एलर्जी भी ना कई तरीके की होती है। एलर्जी भी कई तरीके की होती है, वो डिपेंड करता है कि एलर्जी है किस तरीके की। बाकी ये भी कौन सी बीमारी होती है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल होती है। कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है, माता पिता से सीधे आ जाती हैं, तो वो भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है। किसी चीज की कमी से होती है तो वो भी नॉन कम्युनिकेबल है। और मैकेनिकल यानी यांत्रिक बीमारियां भी कैसी होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है। सो हमने यहाँ पर जाना है कम्युनिकेबल में क्या आएगा और नॉन कम्युनिकेबल में क्या आएगा। सो मैंने सबसे बेसिक सेक्शन आपको बता दिया है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम बीमारियों को देखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया में होती है और कौन कौन सी हैं जो बैक्टीरिया से नहीं होती, यानी वायरस से होती हैं या प्रोटोजोआ से होती हैं या फिर फंगी से होती हैं। तो पहली चीज तो ना थोड़ी सी दिक्कत यहाँ होने वाली है आपको। क्यों होने वाली है भाई, क्योंकि ना यहाँ पे आपको ये देखना होगा, बीमारियों के नाम याद करने होंगे सबसे पहली बात तो। अब ये नाम इतने खतरनाक से है ना, आपको लगेगा कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं लास्ट में ना इनकी ट्रिक्स भी बताऊंगी, इन्हें कैसे याद करना है। सबसे पहले तो हम विषाणु जनित जो रोग हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, है ना। विषाणु नहीं बोलेंगे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं, विषाणु मतलब तो वायरस होता है। सबसे पहले आते हैं टाइफाइड की तरफ। नाम तो सुना ही होगा, टाइफाइड एक बीमारी होती है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये जो बीमारी है ये किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से होती है, तो ध्यान रखना साल्मोनेला टाइफी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी बीमारी है तो उससे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हमने सबसे पहले फैक्टर्स देख लिए कि बीमारियों के कारक क्या क्या हो सकते हैं, फिर हमने ये देखा कि बीमारियां किन किन तरीके की होती हैं। मतलब अगर मैं बोलूं जन्मजात बीमारियों में क्या क्या आएगा, संक्रामक में क्या आएगा, संक्रामक, ये हमने देखा। अब मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो कैसा आएगा, तो सिंपल चीज से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि रेबीज एक बीमारी है, नाम तो सुना ही होगा आपने, रेबीज नाम एक बीमारी का ही है। पेपर में पहला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि रेबीज किससे होने वाली बीमारी है ना, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंगी से या बैक्टीरिया से। तो ये किससे होने वाली बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। रेबीज, अब पूछेंगे कि किस वायरस, वायरस का क्या पूछेंगे, फिर नेम पूछेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, रेब्डो वायरस से होती है। थर्ड क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को रेबीज है तो उसका अफेक्टेड ऑर्गन क्या होगा। अफेक्टेड ऑर्गन मतलब समझते हैं, यानी उस व्यक्ति का प्रभावित अंग क्या है। किसी को रेबीज हुआ है, किस से हुआ है, वायरस से हुआ है, उस वायरस का नाम क्या है, रेब्डो वायरस है। अगर किसी को रेबीज हुआ है तो उसके शरीर का कौन सा अंग उससे प्रभावित होगा, तो हम क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा, है ना। तो एक तो अफेक्टेड ऑर्गन होगा। सबसे लास्ट में सिम्टम्स यानी कि लक्षण।
तो लक्षण क्या होते हैं? तो अगर किसी व्यक्ति को रेबीज हुआ है तो रेबीज बेसिकली कुत्ते के काटने से होने वाली एक तरीके की बीमारी होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जो इंसान होता है वो भी सेम कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है, उसी की तरह जीभ निकालना, लार निकालना, भौंकना, इवन ये भी कंडीशन आती है कि वो व्यक्ति भौंकने भी लगता है। तो ऐसा सब किस में होता है? रेबीज में होता है। 4 तरीके के क्वेश्चन किसी भी बीमारी से उठते हैं कि भाई आपको ये चीज तो याद रखनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। समझ पा रहे हो? तो कुछ फैक्टर्स हो गए, है ना, और ये कुछ बेसिक सेक्शन भी मैंने आपको करा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज में सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइफाइड। टाइफाइड की अगर मैं बात करूं तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। अब इसके ट्रिक सुनिएगा। आप टाइफाइड को कनेक्ट कर सकते हो टाइफी से। किससे कनेक्ट कर सकते हो आप इसे? टाइफी से कनेक्ट कर सकते हो। पूरा नाम याद नहीं भी है तो साल्मोनेला टाइफी में टाइफी को टाइफाइड से कनेक्ट करके याद रख लेना। दूसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो डेफिनेटली उसके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन यानी आंत को प्रभावित तो करता ही है। दूसरी चीज, लक्षण क्या होते हैं? तो ये नॉर्मली टाइफाइड तो होता ही है, आपने अपने घर में भी किसी ना किसी को देखा होगा या आपको भी कभी हुआ होगा। जैसे मुझे टाइफाइड हुआ था तो मैं अपने मेन सिम्टम्स बताती हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है, बट मेन सिम्टम इसके यही होते हैं। सबसे पहला सिम्टम हाई फीवर होता है, तेज बुखार, जाता ही नहीं है बुखार। टाइफाइड का सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि इसमें बुखार कैसा होता है? बहुत तेज होता है, हाई फीवर होता है। ये आप जब आपको फील होगा ना आपको टाइफाइड है, उसके कुछ दिन पहले से ही बुखार तो रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज, जब आप ठीक हो गए उसके बाद भी कई दिनों तक इसका फीवर रहता है। इसका फीवर इतना लंबा समय तक चलता है और बुखार कोई बहुत अच्छा नहीं है, और इसमें फीवर हाई फीवर रहता है। नेक्स्ट, भूख ना लगना, बिल्कुल सही। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो उसको भूख नहीं लगती है ना, उसके एपेटाइट कैसी हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती है। ये कंडीशन किस में होती है? टाइफाइड। नेक्स्ट, कई बार कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है, बेसिकली लूज मोशन स्टूल जिसे हम कहते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी होती है, बट सबको नहीं होती, किसी किसी को होती है। मुझे मेन प्रॉब्लम यही हुई थी कि मुझे फीवर बहुत ज्यादा था, मतलब घर वाले डरने लगे थे, कुछ ऐसा फीवर था। हम कुछ इसको प्रैक्टिकली समझते हैं ना, ताकि आपको ध्यान रहे। दूसरी चीज कि खाना नहीं खा पाते, डेफिनेटली आपको भूख ही नहीं लगती है ना। और तीसरी चीज ये कि अगर आपको कभी थोड़ी सी भी भूख लगी और आपने थोड़ा सा भी बिना परहेज का खाना खा लिया, आपका पेट बहुत दुखेगा। इसमें एक सबसे बड़ा सिम्टम ये भी होता है पेट दर्द, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, आंतों से रिलेटेड है। कुछ भी अगर आपने उल्टा सीधा खाया तो आपके पेटों में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, है ना, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। भूख नहीं लग रही है, अगर आप नॉर्मल खाओगे, परहेज नहीं करोगे, तो ये चीजें होती हैं। सो टाइफाइड एक बीमारी है, साल्मोनेला टाइफी से होती है, आपकी आंतों को प्रभावित करती है। इसमें भूख नहीं लगेगी, बहुत तेज बुखार होगा, पेट दर्द होगा, किसी किसी को डायरिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर पे, ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी में जिसे हम तपेदिक, और इसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया का नाम तो बहुत बड़ा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस लिखा है ना, पर इतना बड़ा नाम आपको ध्यान नहीं रखना है। आप केवल ट्यूबरकुलोसिस को कनेक्ट कर लो, इस ट्यूबरकुलोसिस को इससे कनेक्ट कर लो, दैट्स इट। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस नाम की टीबी जिसे हम बोलते हैं ना, ये होगी। ये सीधे आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा ट्यूबरकुलोसिस। भाई अब लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, ये आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज तो लंग्स आपकी किस चीज में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये सांस लेने में आपकी मदद करते हैं। आप सांस नाक और मुंह की सहायता से नहीं लेते हो, आप किसकी हेल्प से लेते हो? लंग्स की हेल्प से लेते हो। तो फेफड़ों के अंदर से खून और बलगम खांसी के साथ आना, पहली चीज तो इसमें कफ आता है, इसमें खांसी आती है। लेकिन खांसी के साथ साथ टीबी में कई बार क्या होता है? खून आता है और बलगम, बलगम एक तरीके से म्यूकस होता है। म्यूकस एक सफेद कलर का चिपचिपा पदार्थ जैसा होता है। तो व्यक्ति से क्या निकलता है? उसके फेफड़ों के से क्या निकलता है? खून, और बलगम की क्या आती है? खांसी आती है। टीबी कोई नॉर्मल डिसीज नहीं होती है, टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ये किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो मैंने दो बड़ी बीमारियां बताई, एक तो टाइफाइड बताई, साल्मोनेला टाइफी से होता है, इंटेस्टाइन अफेक्ट करता है ना। और सिम्टम्स मैंने भी आपको बता दिए हैं कि तेज बुखार होगा, पेट दर्द होगा, खाना नहीं खाते बनेगा, भूख नहीं लगेगी, ये सारी चीजें होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस में मैंने आपको क्या बताया है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होता है। और इसमें अफेक्टेड ऑर्गन क्या है? तो प्रभावित अंग हमारे लंग्स होते हैं। इसमें बेसिकली खांसी होती है, और खांसी के साथ साथ कई बार ऐसी खांसी होती है कि खांसी के साथ साथ व्यक्ति का खून भी आने लगता है, साथ ही साथ बलगम भी आने लगता है। ये बीमारी क्या कहलाती है? टीबी, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं।
बहुत डेंजरस बीमारी है। नेक्स्ट है उसके बाद कॉलेरा, जिसे हम हेजा बोलते हैं। हेजा जो है वो विब्रियो क्लोरी के कारण होता है, विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। आप इसे इससे कनेक्ट करके डेफिनेटली याद कर सकते हो। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया के नेम है ना वो बहुत सही है, मतलब है तो बहुत डेंजरस, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनमें जो कुछ चीजें हैं वो कनेक्ट हो रही हैं और आप उसे याद कर पा रहे हो। लास्ट में मैं जो ट्रिक बताऊंगी ना वो इनकी बताऊंगी कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस में जाएंगी, कौन सी बैक्टीरिया में, कौन सी प्रोटोजोआ में, उसकी ट्रिक। यहाँ पे आप इससे कनेक्ट करके बैक्टीरिया का नाम याद कर सकते हो, ये मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, है ना। अच्छा, किसी व्यक्ति को हैजा हुआ है तो वो उसके आंतों को प्रभावित करेगा, जिसमें तेज बुखार होता है और वेट जो है वो लूज होता है, यानी कि वजन जो है वो धीरे धीरे करके घटने लगता है, तो वजन घटना भी इसका एक कारण होता है। 3 बीमारियों के बाद नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर पे डिप्थीरिया। चौथे नंबर पे क्या है? डिप्थीरिया। ये आपकी कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है, तो कनेक्ट कर लो ना इसको, डिप्थीरिया को डिप्थीरिया से कनेक्ट कर लो, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अगर ये पूरा नाम याद नहीं भी है तो आपको लास्ट का तो याद रह जाएगा, उससे इसको बता देना। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके वायुनाल को अफेक्ट करता है, ट्रैकिया को। ट्रैकिया मतलब समझते हो, ये वाला हिस्सा, ऐसे आप फिंगर रखोगे ना, फील करोगे, ये कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। तो आप जब ऐसे फिंगर रखोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ ये ऐसा कुछ है यहाँ पर। ट्रैकिया की अगर मैं बात करूं, ये आपके लंग्स का ही एक पार्ट होता है ना, ये आपके लंग्स का ही एक पार्ट होता है। ट्रैकिया बेसिकली, इसके अंदर ना म्यूकस होता है, एक तरह चिपचिपा पदार्थ होता है। आपने कई बार देखा होगा कि हमें अचानक से छींक आती है, भाई जब ऐसा हम डस्ट वाली जगह पर नहीं है, हम बाहर धूल में नहीं है, फिर हमें अचानक से छींक क्यों आती है? ये कई बार थोड़ा सा भी कुछ हमारे नोज में चला जाता है तो भी हमें छींक आ जाती है। उसके पीछे कारण ये होता है कि नोज में ना छोटे छोटे से क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल को नोज में जाने से रोकते हैं। लेकिन आजकल चल रहा है फैशन, तो लोग क्या करते हैं, वो नोज के हेयर्स को भी काटना स्टार्ट कर दिया है। जब आप उसे काट दोगे तो डस्ट पार्टिकल सीधे नोज से कहाँ जाएंगे, आपके नोज से अंदर जाएंगे, नेजल कैविटी में जाएंगे, नेजल कैविटी से ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन के बाद वो यहाँ से जाते जाते फेरेनिक्स से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, आपके ट्रैकिया में। अब क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में चले जाएंगे तो वो तो हमारे लिए अच्छा है नहीं। तो ये जो ट्रैकिया होता है इसमें भरा होता है म्यूकस, एक तरल चिपचिपा पदार्थ जो आपके नोज में होता है, वो कहाँ होता है म्यूकस, आपके ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया का काम ही यही होता है कि उसमें जो म्यूकस है वो डस्ट पार्टिकल को वहीं रोक देता है, पर अब उसे लेकर कहाँ जाए, तो वो अचानक छींक के माध्यम से उसे क्या करता है, बाहर निकाल देता है। अचानक छींक के माध्यम से उसे क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ये काम किसका होता है, तो ये काम होता है ट्रैकिया का। तो डिप्थीरिया बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी ट्यूब को अफेक्ट करेगा, श्वास नली को प्रभावित करेगा, या मैं कहूं ट्रैकिया को। नेक्स्ट है उसके बाद भाई अगर ऑब्वियस सी बात है, ट्रैकिया है या आपकी रेस्पिरेटरी ट्यूब है, या आपकी रेस्पिरेटरी ट्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सांस लेने में कठिनाई होगी और दम घुटेगा, यानी सफोकेशन, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन एंड सफोकेशन, सांस लेने में कठिनाई होगी और दम घुटना, ये इसका सबसे बड़ा सिम्टम होता है। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे टेटनस। टेटनस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण होती है। अब टेटनस को हम टेटनी से कनेक्ट कर सकते हैं, कभी आपको चोट लगी है, लोहा लग गया है, पत्थर भी लग गया है, और पत्थर मतलब ऐसा कि बिल्कुल घाव हो गया है और आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया है टेटनस का, तो आपको ये बीमारी होगी। ये सीधे आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगर ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पहली चीज तो हाई फीवर होगा, आपके शरीर ऐठने लगेगी, मतलब उसमें अकड़न आने लगेगी, ऐठन आने लगेगी, और आपके जो जौ है ना, आपके जो जौ है वो कैसे हो जाएंगे, वो बंद होने, मतलब जबड़े जो है वो आपके जकड़ जाएंगे। ये ऐसा किस में होता है, तो ऐसा होता है टेटनस में। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी के कारण होता है, टेटनस को टेटनी से कनेक्ट कर लेना, आपके नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेग की तरफ। प्लेग पॉस्टुरेला पेस्टिस से होता है। हम कहेंगे कि मैम इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, तो ये पी है और ये पी है, जैसे प्लेग पी से स्टार्ट हुआ है तो वैसे ही पॉस्टुरेला पेस्टिस भी किससे, पी से स्टार्ट हुआ है। आपके लंग्स को अफेक्ट करता है क्या, प्लेग। प्लेग जो है वो सीधे आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित करेगा। इसमें बहुत तेज बुखार होता है और ना शरीर पर धीरे धीरे करके गिल्टियां बनने लगती हैं।
गिल्टी एक्चुअली हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। ये गिल्टियाँ आगे चलकर एक कैंसर का रूप ले सकती हैं। पहले वो गिल्टियाँ छोटी होंगी, आपको दर्द नहीं होगा, फिर वो थोड़ी सी बड़ी होंगी, फिर वो धीरे धीरे करके दर्द स्टार्ट करेंगे आपके अंदर। आपने तब भी ध्यान नहीं दिया, शरीर में कहीं पर भी हो सकता है ये, बस हाँ प्रभावित अंग क्या है तो आपका लंग्स है। हाँ, और दूसरी चीज की जो गिल्टियां होती हैं वो धीरे धीरे करके फिर पेन होना आपको स्टार्ट होगा, फिर वो उसमें पस भरना स्टार्ट होगा। अगर ध्यान नहीं दिया है तो उसमें पस भरना स्टार्ट होगा, और भाई जब पस भर गया है फिर वो एक समय के बाद कैंसर का भी रूप ले लेता है। समझ रहे हो, एक समय के बाद वो कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो प्लेग्स जो है वो पॉस्टुरल पेस्टिस से होते हैं, आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा। तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियां होती है। ट्रेकोमा की अगर मैं बात करूं तो ये मेनली आइस में होने वाली एक डिसीज होती है ना, और ये है इसका बैक्टीरिया। और इसी के साथ आंख इसमें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, साथ ही साथ आंखों में पेन भी होता है, दर्द भी होता है। तो टोटल कितनी बीमारियां हमने देख ली हैं, 7। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 बीमारियों के बारे में बताया था, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा यानी कि हैजा। टाइफाइड में मैंने आपको बताया था साल्मोनेला टाइफी से ये होता है, आपके आंतों को प्रभावित करेगा, तेज बुखार इसमें होगा, साथ ही साथ पेट दर्द होगा, डायरिया भी हो सकता है आपको, है ना, और भूख नहीं लगेगी। इसमें क्या होती है, एपेटाइट्स जो है वो बहुत कम होती हैं, तो एपेटाइट्स अगर कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है भूख नहीं लगेगी। सेकंड मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होता है। ट्यूबरकुलोसिस सीधे आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा। अगर किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो फेफड़े के अंदर से जब व्यक्ति खांसेगा तो उसकी खांसी के साथ साथ ब्लड भी निकलेगा, बलगम भी निकलेगा। ये सब किसमें होता है, ट्यूबरकुलोसिस में होता है। नेक्स्ट है कालेरा, विब्रियो क्लोरी के कारण ये होता है, और ये आपके आंतों को प्रभावित करता है, इसमें वजन घटता है, तेज बुखार होता है। बाकी ये 4 बीमारियां और अलग है। टोटल हमने कितने डिसीजेस पढ़ ली हैं, 7। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम 8th नंबर पर, सिफिलिस के बारे में सुनिएगा। सिफिलिस ट्रेपोनोमा पैलिडम के कारण होता है। भाई इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट याद रख लेना। यूरिनरी पाथ की डिसीज होती है, और ये आपके जो आपके यूरिनरी पाथ वाला ऑर्गन होता है, ध्यान से समझना, सिफिलिस एक नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल डिसीज नहीं होती है। ये सबसे पहली चीज तो मेल में होती है, फीमेल में नहीं होती है। मेल में जो शिशिन वाला हिस्सा होता है ये सबसे पहले उसी को अफेक्ट करती है, जिसे हम यूरिनरी पाथ कहते हैं। बेसिकली ये वाला पार्ट होता है जहां से यूरिन जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है। अब यूरिनरी पाथ है जहां से यूरिन बाहर निकल रही है, किसमें होती है, केवल मेल में ही होती है। और उनके जो यूरिनरी पाथ वाला सेक्शन है वहां पर तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, सूजन आ जाना, है ना, ये सारी प्रॉब्लम किसमें होती है, तो ये सिफिलिस में होती है। गोनोरिया सुनना, ये दोनों ही सेम चीज की डिसीज है, पर ये जो है वो यूरिनरी पाथ में हो रही थी, और इसे मेंशन कर लेना कि ये यूरेथ्रा में होती है ना। ये कहाँ होती है, यूरेथ्रा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। गोनोरिया के बारे में बात करूं तो ये नाइस एरिया गोनोरियाई के कारण होता है। ओके, हम इसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, हमें याद हो जाएगा बैक्टीरिया का नाम। यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग से ये होती है, मेल फीमेल दोनों में ही डिसीज होती है ना, जिसमें क्या होता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ही व्यक्ति फिजिकली अगर एक के साथ कई लोगों के साथ संबंध बनाता है, एक ही व्यक्ति फिजिकली एक कई सारे लोगों के साथ संबंध बनाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, तो ऐसी स्थिति में जो बीमारी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गोनोरिया। ऐसी स्थिति में जो बीमारी होती है वो गोनोरिया होती है। इसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। सबसे बड़ा सिम्टम्स तो यही होता है कि जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है वहां पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। दूसरी चीज ये कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों में ही देखने को मिलते हैं, और जितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं उनमें भी देखने को मिलते हैं। तो सबको सेम ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि पैर का कुछ हिस्सा, मान लो पैर का कुछ हिस्सा अगर लड़के का काला हुआ है तो वो लड़की में भी इन्फेक्शन हुआ होगा, और दूसरी लड़की में, तीसरी, मतलब जो भी लड़कियां रही होंगी तो सेम वो इन्फेक्शन सब में होंगे। तो वो बीमारी क्या कहलाती है, गोनोरिया कहलाती है। ये नॉर्मल डिसीज नहीं होती है, ये आगे जाके बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका चलता है। लेप्रेसी, कोढ़ रोग जिसे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ये होता है, तो इसको हम लेप्री से कनेक्ट कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम और आपके स्किन को अफेक्ट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर रहा है।
स्पॉट्स ऑन बॉडी, नर्व्स अफेक्टेड, मतलब आपकी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो प्रभावित होती है और शरीर पर जो है वो धीरे धीरे करके धब्बे पड़ते हैं। अब मेरी बात सुनना, आपने सुना होगा किसी किसी का शरीर कुछ थोड़ा सा सफेद रहता है और कुछ आपकी नॉर्मल स्किन होती है, वो एक बीमारी होती है जिसे हम लेप्रेसी कहते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के शरीर पे थोड़े थोड़े सफेद सफेद से दाने होते हैं, शरीर के किसी एक हिस्से पे भी हो सकते हैं और शरीर के आधे हिस्से में भी हो सकते हैं। आधे में ये नॉर्मल स्किन है और फिर कुछ हिस्सा सफेद जैसा दिखने लगता है, फिर हम लोग थोड़ी देर तक देखते भी हैं कि लगता है शायद इसको कोई बीमारी है। तो जिस बीमारी के बारे में आप सोच रहे हो वही क्या कहलाती है, लेप्रेसी यानी कोढ़ रोग। अब मैं आपको ना कुछ इसकी चीजें बताती हूँ। क्या होता है कि लेप्रेसी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज तो है ही, लेकिन ये XYZ किसी भी रीजन से भी हो सकती है। मतलब जो मैंने मेरी आंखों से देखे हुए कुछ केसेस हैं, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान था, अच्छा खासा इंसान था, हमारी तरह ही था, स्किन बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, लेप्रेसी हो गया। और किन चीजों के कारण हुआ, जैसे कि एक स्टूडेंट थी, वो साइकिल चला रही थी बचपन में। अब वो साइकिल चलाते समय गिर गई, हम नॉर्मली गिर पड़ जाते हैं, उसका ना छिल गया था पैर, घुटना छिल गया था। घुटना तो ऐसे कैमरे में दिखा नहीं सकती पैर उठा के, तो मैं ये हिस्सा दिखा रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना, मेरी कोहनी वगैरह छिल जाती है, फिर उसमें ब्लड आता है, फिर वो ब्लड तुरंत सूख जाता है 2-3 मिनट के बाद, फिर है ना कुछ समय के बाद पपड़ी बनती है, फिर वो पपड़ी निकलती है, ये चीज होती है ना। तो जब वो निकलती है तो आपने देखा होगा कि कुछ सफेद जैसा हिस्सा छोड़ देती है थोड़ा सा, है ना, स्किन के कलर से तो वो डिफरेंट होता है। तो वो धीरे धीरे करके ना उसके पूरे बॉडी में फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया। उसने बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट कराया, वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया था, फैल गया था। मतलब आधी स्किन हमारी नॉर्मल स्किन जैसी हो गई थी और आधी स्किन वो सफेद वाली हो गई थी, लेप्रेसी जिसे हम कोढ़ रोग बेसिकली कहते हैं। अब क्या हुआ, इतना ट्रीटमेंट होने के बाद पूरे बॉडी से तो मिट गया वो, लेकिन पैर वाले हिस्से में आज भी है वो चीज। दूसरी चीज, और अभी कुछ दिन पहले एक लड़की थी, वो ऑलरेडी बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने पता नहीं क्या उसको भूत सवार हुआ, उसको और सुंदर होने के लिए पता नहीं उसने कौन सी क्रीम लगा ली। उसका केवल ये वाला हिस्सा, केवल ये वाला जो हिस्सा है, आधा सफेद और आधा आपकी नॉर्मल स्किन वाला है, मतलब उसे भी लेप्रेसी हो गया। तो अगर हमारी स्किन नॉर्मल स्किन है तो पहली बात तो निवेदन है, जो नेचुरल है उसको नेचुरल ही रहने दो, बिना मतलब एक्सपेरिमेंट मत करो। और विशेष रूप से तब जब आपको कोई नॉलेज ना हो, उसकी इतनी कोई उम्र नहीं थी, 11th-12th क्लास में थी, 11th-12th में भी कम में थी वो तब। तो उसने मुझे बताया कि मैम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, फिर पहले की फोटो दिखाई, मैंने कहा इससे अच्छी तो पहले ही था, क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की। बट कई बार हमें पता नहीं रहता है और कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि बाद में हमें अफसोस होता है कि ऐसा हमने क्यों किया। तो ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, आपने भी अपने आसपास के लोगों में ये सब कुछ ना कुछ तो इस तरीके का देखा होगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैंने अपने आसपास देखे थे, वो आपसे शेयर किए ताकि आप इसको इससे कनेक्ट कर सको। लेप्रेसी हमारे इंडिया में कोई ऐसी बीमारी मानी जाती है जो एक तरीके से पॉजिटिव के वे में नहीं होती है, तो ये भी एक चीज हमारे यहाँ होता है। नेक्स्ट आते हैं निमोनिया। निमोनिया बेसिकली आपके लंग्स को अफेक्ट करता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। तो निमोनिया को न्यूमोनी से कनेक्ट करके हम बैक्टीरिया का नाम याद कर सकते हैं। एक चीज और, यहाँ बैक्टीरिया का नाम आ गया, यहाँ अफेक्टेड ऑर्गन आगे पीछे कर देना, ठीक है। निमोनिया में क्या होता है भाई, तेज बुखार होता है और फेफड़ों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, कई बार फेफड़ों में पानी भी भरा जाता है। वूपिंग कफ, काली खांसी। तो पहली बात तो काली खांसी में काले कलर की खांसी नहीं आती है, काली खांसी ऑब्वियसली बात है, खांसी है तो आपके रेस्पिरेशन से रिलेटेड होगी, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। हेमोफिल्स पर्टुसिस के कारण ये होती है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है ना, मतलब ये डायरेक्ट याद ही करना होगा। कंटिन्यूअस कफिंग, इसमें क्या होती है, लगातार खांसी आती है, बार बार खांसी आती है, तो वो क्या कहलाती है, काली खांसी, जो सूखी खांसी भी जानी जाती है। अब आगे वायरस, तो थोड़ा सा पीछे चलो। टोटल कितनी बीमारियां हमने अभी यहाँ पर पढ़ ली है, तो टोटल हमने 12 बीमारियां यहाँ पर देखी है, 12 डिसीजेज यहाँ पर देखी हैं। आई होप आप सभी को ये 12 बीमारियां जो हैं वो तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से देखो कौन कौन सी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं। टाइफाइड बताया है, मैंने आपको ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में बताया है, मैंने आपको कॉलेरा यानी हैजा के बारे में बताया है, फिर मैंने आपको डिप्थीरिया के बारे में बताया है, टेटेनस के बारे में बताया है, प्लेग हो गया, ट्रिकोमा हो गया, सिप्लिस हो गया, गोनोरिया हो गया, लेप्रेसी हो गया, निमोनिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया। बैक्टीरिया में टोटल हमने कितनी डिसीजेस पढ़ी हैं, तो बैक्टीरिया में टोटल हमने 12 बीमारियां पढ़ी हैं। टोटल कितनी डिसीजेस पढ़ी हैं, तो टोटल हमने 12 बीमारी पढ़ी है। ओके, चलो वायरस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम वायरस से होने वाली बीमारियां देखें। चलो
तो वायरस यानी विषाणु की बात करें तो सबसे पहले तो आते हैं एड्स। अगेन सेम इतने सारे ही कॉलम होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब एड्स का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। एड्स जो होता है ना वो सीधे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अफेक्ट करता है, डिफेंस सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को अफेक्ट कर रहा है। कई जगह पर ना ये आपको WBC भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब आपकी क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और एंटीबॉडी की अगर बात चल रही है तो उसका सीधा कनेक्शन किससे होगा, WBC से होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी है तो WBC प्रभावित होगा, या मैं कहूँ उसका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा, या मैं कहूँ कि जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो अफेक्ट होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होगी, मतलब उसका शरीर धीरे धीरे करके कमजोर होने लगेगा। एंटीबॉडी क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, दो चीजों में अंतर में बता चुकी हूँ, एक होता है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीजन आपके बॉडी में आपके जन्म से ही प्रेजेंट होते हैं, और एंटीबॉडी समय के बाद बनती है, एक समय के बाद ये आपके धीरे धीरे शरीर में बनने लगती है। एंटीजन आपकी छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने में आपकी हेल्प करता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई फीवर हो गया है, अचानक से कभी फीवर हो गया है ना, बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो गई, तो ये कुछ छोटी छोटी बीमारियां होती हैं जो हमें 2-3 दिन होती है, फिर हम ठीक हो जाते हैं टैबलेट खा के, तो ये उनसे लड़ने में हेल्प करता है। लेकिन मान लो कि हम जो भी बीमारियां पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, उनसे लड़ने के लिए भी तो शरीर में क्षमता होनी चाहिए ना। कोविड के टाइम पे याद है आपको, जब कोरोना आया था तो हमें यही सुनने में आता था कि ये काढ़ा पी लो, ये खा लो, ये टैबलेट खा लो, तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, एंटीबॉडी स्ट्रांग करनी है, एंटीबॉडी स्ट्रांग करनी है, ये आप काफी सुनते थे ना। क्योंकि एंटीबॉडी ही हमें कुछ ऐसी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है जो बाहर से हमारे बॉडी में आती है। जैसे वायरस बाहर से आया था हमारे शरीर में, अब उससे लड़ने की क्षमता ही नहीं, इतना खतरनाक वायरस था वो, आपके अंदर क्षमता भी तो होनी चाहिए, एंटीजन तो नहीं लड़ पाएगा उससे, ये तो कंफर्म है। एंटीजन छोटी बीमारियों से लड़ता है, वायरस जैसी बड़ी बीमारियों से नहीं लड़ पाएगा। तो कुछ ऐसे लोग जो देखने में बहुत हेल्दी थे, बहुत फिट एंड फाइन थे, उनको देख के लगता था इन्हें कोई भी बीमारी हो जाए इन्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे कई सारे लोगों की डेथ हुई है कोविड में, क्योंकि वो केवल शरीर देखने का शरीर था। जब एंटीबॉडी का समझ में आया कि वो कोविड झेल ही नहीं पाए, तो इससे ये भी समझ में आया कि उनकी एंटीबॉडी कैसी थी, स्ट्रांग नहीं थी, थोड़ी सी वीक थी। तो केवल एंटीजन पर डिपेंड होकर तो व्यक्ति नहीं सर्वाइव कर पाता है। किसी किसी को कोविड बहुत ज्यादा हावी हो गया था, उस कारण भी एंटीबॉडी भी सपोर्ट नहीं कर पाई। तो एंटीबॉडी बेसिकली आपके खान पान रहन सहन पर निर्भर करती है, जितना अच्छा खाओगे, जितना अच्छा पियोगे, वो उतना ही आपकी बॉडी को लगेगा, जिससे आप कैसे बनोगे, डे बाय डे स्ट्रांग बनोगे। तभी हमसे कहते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए, जूस पीने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। जो कोई नॉनवेज खा सकता है या नॉनवेज खाते हैं आप बिल्कुल खाइए, है ना, लेकिन हर चीज की एक सीमा में खाना। मान लो कोई चीज आपने जरूरत से ज्यादा खा ली ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। तुम फैटी आइटम्स इतना खा लो फैट बढ़ाने के चक्कर में, तुम मोटे होने के चक्कर में, पता चला एक दिन ऐसा आया कि तुम उठ भी ना पाओ। और कई बार फैट ज्यादा खाने से भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, है ना, BP लेवल की प्रॉब्लम होगी। तो हर चीज मर्यादा सीमा में रह के करनी है ना। तो एंटीबॉडी बेसिकली क्या होती है, बड़ी बीमारी से लड़ने में हेल्प करती है। अब तुम्हारे सीधे एड्स हो गया है, मान लो किसी को एड्स हो गया है तो उसका सीधा WBC अफेक्ट होगा। मान लो इनकेस दूसरी बीमारी भी अगर आई ना, तो फिर तो गया वो व्यक्ति, फिर तो गया वो व्यक्ति, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो गई, बहुत कम या खत्म। HIV के कारण ये होता है ना, आपका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे करके वीक होने लगेगा। नेक्स्ट आते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर का तो नाम आपने सुना ही होगा, ठीक है। डेंगू फीवर जो है सीधे आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगा, खास करके आपकी आंखों को और आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करेगा। अरबो वायरस से ये होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो आंखों में, आपके मसल्स में, आपके आईज में, आपके मसल्स में, आपके हेड में और आपके जॉइंट्स में क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके बहुत सारा पेन होता है। ऐसा किसमें होता है, डेंगू में होता है। नेक्स्ट आते हैं, डेंगू के कारण ही हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं वो काफी कम होने लगती हैं। प्लेटलेट्स आपको पता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे हम कहते हैं। प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 से लेकर 4.5 लाख इसकी संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1.5 से लेकर 4.5 लाख इसकी संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पोलियो। पोलियो की तरह मैं अगर बात करूं तो पोलियो आपके थ्रोट को अफेक्ट करेगा, यानी आपके गले को,
और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाएं, मतलब जो हमारी बैकबोन नर्व्स होती है ना, ये सीधे उसको अफेक्ट करता है। तो ये पोलियो कोई नॉर्मल डिसीज नहीं है, क्योंकि हमारी बैकबोन का सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी के सब पार्ट से होता है, वो हमारे बॉडी के हर पार्ट से कनेक्ट होती है। हम सीधे खड़े हों, हम ऐसे घूमें, हम ऐसे घूमें, हम दौड़ लगाएं, हम गिर जाएं, सब सीधे किससे रिलेटेड होती है? बैकबोन। बैकबोन के कारण ही हम वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं। लेकिन जहां बैकबोन जिन सेल से बन रही है वही डैमेज हो जाए, फिर तो हमारा धीरे धीरे करके शरीर भी खराब होने लगता है। तो इसमें फीवर आता है, बॉडी में पेन होगा, ऑब्वियस सी बातें होगा बॉडी में पेन होगा, है ना। और फिर रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं भी इसमें भी कैसे होने लगती हैं? धीरे धीरे करके नष्ट। पोलियो वायरस, पोलियो जो है वो अपने पोलियो वायरस, उसी के ही नाम पर एक वायरस है, उसके कारण ये होता है। एड्स हो गया, डेंगू फीवर हो गया, और फिर पोलियो हो गया। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स को हिंदी में हम छोटी माता कहते हैं। चिकन पॉक्स हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पूरे बॉडी को अफेक्ट करेगा ये। वेरियोला वायरस से ये होता है, इसमें हाई फीवर होता है। चिकन पॉक्स नाम छोटी माता है, ठीक है, लेकिन ये इसमें कैसा बुखार होता है? तेज बुखार होता है, और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने आते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या है? तो ये एक तरीके का फ्लू होता है। अब फ्लू है तो ऑब्वियस सी बात है कि शरीर के किसी एक अंग को तो प्रभावित नहीं करेगा, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, होल बॉडी को ये क्या करता है? प्रभावित। अब इसमें सफोकेशन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना, और साथ ही साथ स्नीजिंग यानी छींक आती है, और बेचैनी होती है, घबराहट होने लगती है। ध्यान से सुनना कि जो इन्फ्लुएंजा है ये कैसा फ्लू होता है जिसमें सफोकेशन यानी घुटन है, और इसमें बेचैनी होती है, और सांस लेने में और लगातार क्या आती है? छींक आती है। स्मॉल पॉक्स को हम हिंदी में चेचक कहते हैं। चेचक आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। वेरिसेला वायरस से ये होता है, इसमें हल्का बुखार होता है, और शरीर पर पित्तिकाएं आती हैं। शरीर पर क्या आती हैं? पित्तिकाएं आती हैं। गोइटर, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। पर्टिकुलर किस वायरस से होता है ये कहीं मेंशन नहीं है, पर हाँ थायराइड ग्लैंड से होता है। ज्वर के साथ मुंह खोलने में इसमें कठिनाई होती है। अब ये सुनो, अब ये सुनिएगा, क्या होता है ना कि जो गोइटर होता है, आपने तीन चीजें सुनी होंगी। एक आपने देखा होगा किसी किसी का ये हिस्सा बहुत सूजा रहता है। दूसरी चीज आपने ये देखा होगा किसी को टॉन्सिल्स होता है। तीसरी चीज आपने देखा होगा कि ये हिस्सा जो है वो पूरा लटका हुआ सा रहता है। ये तीन अलग बीमारी हैं। यहाँ पर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि एक मम्स नाम की डिसीज होती है जो सीधे कान के नीचे अफेक्ट करती है, तो वो एक अलग डिसीज हो गई। सेकेंड नंबर पे टॉन्सिल्स एक अलग डिसीज होती है जो आपके गले में होती है। थर्ड नंबर पे गॉइटर जो है ये आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करता है, वो भी आपके गले में ही होता है। बट टॉन्सिल्स इज अलग हो गया, और टॉन्सिल्स अलग हो गया, और जो गॉइटर है वो एक अलग बीमारी होती है। गॉइटर बेसिकली हमारे ना यहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? फॉलिकल्स होते हैं। तो जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें आयोडीन भरा हुआ रहता है, और फॉलिकल्स का जो साइज होता है, हिंदी में जिसे हम पुट्टिकाएं कहते हैं, मेल फीमेल दोनों में ये इधर फॉलिकल्स होते हैं। तो फॉलिकल्स जो होते हैं पुट्टिकाएं, उनमें आयोडीन रहता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आयोडीन जो है वो कम रहेगा तो फॉलिकल अपने साइज को क्या करता है? इंक्रीज करता है। जब वो अपने साइज को इंक्रीज करता है तो हमें घेंगा रोग हो सकता है। घेंगा रोग में क्या होता है? ये हिस्सा आपका धीरे धीरे करके बड़ा, जैसे जैसे फॉलिकल बड़े होंगे ना तो ये भी बड़ा होने लगेगा। फीमेल्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज फीमेल में जो फॉलिकल का साइज होता है वो कंपैरिजन टू मेल कैसा होता है? बड़ा होता है, इसलिए ये बीमारी फीमेल्स में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है। तो मैंने आपको रीजन बताया, फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पर जिनमें आयोडीन भरा होता है, आयोडीन फ्लूइड भरा होता है, और अगर उसकी कमी हो जाती है तो ये अपने साइज को इंक्रीज करने लगते हैं। फीमेल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। सो ये हो गई इतनी इंफॉर्मेशन। तो चलिए बाकी की कहानी अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। इसके आगे की बीमारियां, अभी तो ये टॉपिक बहुत सारा बाकी है, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आज मैंने जहां ओवर किया है नेक्स्ट क्लास में उसको वहीं से ही कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हम और भी जो डिसीजेस हैं वो हम इंक्लूड करेंगे, इसमें शामिल करेंगे और पढ़ेंगे। अगर आप हमारे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्टेट जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल में अगर आप सिंगल में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि इतना पढ़ने के बाद हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ अब मेहनत और करनी बाकी है, तो वो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जो भी आपको पढ़ाया है आज की क्लास में या इसके पहले की भी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट।
आज की क्लास करते हैं ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज इसको रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।